नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल क्राइम कैप पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्राइम कैप में हर रोज़ हम बात करते हैं जुर्म की किसी ऐसी दास्तान की जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। हमारा ये मानना है कि जुर्म और इंसान का जो नाता है वो बहुत गहरा है और जब तक इंसान है जुर्म रहेगा। इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो ये कि अगर हम इसके बारे में सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आगाह रहेंगे तो हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। और हमारी इसी मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, आपका अपना चैनल क्राइम कैप। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में घटने वाली एक ऐसी घटना जिसको जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। आज की इस कहानी को सुनकर आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हुआ है कानपुर में, जहाँ एक व्यक्ति जो कि सरकारी टीचर था, जिसका नाम था राजेश गौतम। राजेश गौतम की शादी 2012 में एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था पिंकी गौतम। अब 2012 में शादी हुई, उसके कई सालों तक ये पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ रह रहे थे। रिश्ता भी पति पत्नी का था, इनके बच्चे भी हुए, दोनों खुशी खुशी जीवन जीते थे। राजेश सरकारी नौकरी करता था, इसके अलावा राजेश गौतम प्रॉपर्टी का काम भी करता था और उसके पास अपने पिताजी यानी पुश्तैनी जायदाद भी थी। कुल मिला के राजेश 45-50 करोड़ रुपए का आसामी था, ऊपर से सरकारी नौकरी अलग। और इसके ऊपर ये कि राजेश ने खुद के लिए जीवन बीमा की एक 3 करोड़ रुपए की पॉलिसी भी ले रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि राजेश की मौत के बाद जो भी राजेश का नॉमिनी होगा वो बनने वाला था 50 करोड़ से भी ज़्यादा का आसामी। घटना की शुरुआत होती है जब मॉर्निंग वॉक पर राजेश अपने घर से निकलते हैं। सवेरे का वक्त होता है, अमूमन रोडें सुनसान होती हैं। राजेश भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने घर से। राजेश जैसे ही 2-3 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं एक सुनसान सड़क पर, पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तारी को स्पोर्ट्स कार राजेश को इतनी तेजी से टक्कर मारती है कि इस हादसे में राजेश गौतम की जान चली जाती है। शुरुआती दौर में पुलिस इस घटना को एक आम सड़क हादसा मान रही थी, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी से एक इंसान की टक्कर हुई और उसकी मौत हो गई, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन राजेश के घर वालों को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि राजेश की मौत स्वाभाविक है या नेचुरल है। वो किसी और एंगल को देख रहे थे और उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी। तो राजेश के परिवार वालों ने जब राजेश की हत्या का शक जताया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस ने अब राजेश के घर वालों के कहने के मुताबिक केस की दूसरे एंगल से जांच करना शुरू की और इसी एंगल से जांच करते हुए पुलिस को बेहद जल्द इस मामले को सुलझाने में सफलता भी मिल गई। पुलिस के मुताबिक ये एक आम सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक हत्या थी, एक प्रायोजित हत्या थी, जिसके लिए हत्यारों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब आप चौंक गए होंगे कि ये सुपारी आखिर हत्यारों को दी किसने। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि राजेश की हत्या के लिए सुपारी दरअसल और किसी ने नहीं, राजेश की पत्नी पिंकी गौतम ने दी थी। क्यों दी पिंकी ने अपने ही सुहाग की सुपारी, इस कहानी में हम आपको आगे बताएंगे। पूरी घटना को समझने के लिए हमें कई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा ताकि आपके सामने एक तस्वीर साफ हो सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी ने अपने ही सुहाग की सुपारी हत्यारों को दे दी। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए हम आपको कुछ पीछे ले चलते हैं। पीछे से मतलब सन 2021। ये वो साल था जब राजेश गौतम ने, यानी सरकारी टीचर जिनकी मौत हुई थी, उन्होंने कानपुर में कोयला नगर में उनका एक प्लॉट था, उस पर एक मकान को बनाने की उनने प्लान बनाया। अब मकान बनाना था तो जाहिर सी बात है किसी राजमिस्त्री या ठेकेदार से उनका संपर्क हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल हुआ। और उस ठेकेदार का नाम था, उस राजमिस्त्री का नाम था शैलेंद्र सोनकर। और शैलेंद्र सोनकर ने राजेश का मकान बनाना शुरू भी कर दिया। अब मकान बना रहा था तो अक्सर राजेश के घर आता था। राजेश के घर आता था तो राजेश की पत्नी से भी शैलेंद्र सोनकर की नज़दीकियां बढ़ने लगीं, उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं, जो फिर आम हो गईं। लगातार जल्दी जल्दी दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे और इन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ता बन गया। जी हाँ,
धीमे से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसे रिश्ते बनाने वाले यही सोचते हैं कि ये काम जरा छुप के करो ताकि किसी को पता ना चल सके, लेकिन अफसोस होता इसका एकदम उल्टा है। ऐसे काम बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाते हैं और वही हुआ और राजेश को अपनी पत्नी के इस कारनामे की खबर लग गई। जाहिर सी बात है, एक पति को जब अपनी पत्नी के बारे में ऐसी खबर लगी तो दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं वो काफ़ी तनाव वाले हो गए। अक्सर दोनों में विवाद होने लगा, लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। अब राजेश ने पिंकी पर सख्त पहरा रखना चालू कर दिया और उस ठेकेदार शैलेंद्र सोनकर का अपने घर पे आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। अब हुआ यूं कि इस घटना के बाद से पिंकी अपने आशिक शैलेंद्र से मिलने के लिए तड़पने लगी। वो कुछ इस बारे में सोचने लगी कि राजेश के जिंदा रहते तो वो अपने इस मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी कि उसकी शैलेंद्र से मुलाकात और उसकी इश्कबाजी चलती रहे। तो अब उसने दूसरे तरीके से सोचना चालू कर दिया। जी हाँ, वो दूसरा तरीका जिसका बेहद खतरनाक अंजाम राजेश के एक्सीडेंट के तौर पर सामने आया। पिंकी ने इस बारे में अपने आशिक से शैलेंद्र को मनाया और उससे बात की कि राजेश को रास्ते से हटाना होगा, तभी हम दोनों खुलकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। शैलेंद्र ने पिंकी की बात मान ली और अपने मामा के बेटे विकास और उसके एक दोस्त सुमित को राजेश की हत्या करने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी एडवांस में दे दी गई। अब यह तय हुआ कि 4 लाख की सुपारी देने के बाद एक तय दिन पर राजेश जब मॉर्निंग वॉक पर जाएगा तब उसकी हत्या कर दी जाएगी। यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था और हुआ भी वही। हत्या वाले दिन सवेरे राजेश उठे और मॉर्निंग वॉक पर आम दिनों की तरह निकल गए। जैसे ही राजेश सुनसान रास्ते पर पहुंचे, 2 कार में सवार होकर हत्यारे उसी रोड पर उनका पीछा कर रहे थे। आगे चल रही थी एक इको स्पोर्ट्स कार, उसके ठीक पीछे चल रही थी एक वैगनार कार। वैगनार कार में शैलेंद्र सोनकर ठेकेदार के मामा का लड़का विकास उस कार को चला रहा था, जबकि जो कार उसके आगे चल रही थी यानी इको स्पोर्ट्स, उसको सुमित कठेरिया नाम का एक शख्स चला रहा था। यही वो कार थी जिसने राजेश को टक्कर मारी और इस हादसे में राजेश की मौत हो गई। यहाँ तक सब कुछ कहानी के मुताबिक हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मोड़ इस तरीके से कि राजेश को टक्कर मारने के बाद जब सुमित अपनी कार को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब वो कार बिजली के एक खंभे से टकरा गई। बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार का टायर फट गया और उसका ड्राइवर सुमित उतर कर एक दूसरी कार जो उसको पीछे से फॉलो कर रही थी, जिसे ठेकेदार शैलेंद्र के मामा का लड़का विकास चला रहा था, सुमित उस वैगनार कार में बैठकर मौका वारदात से फरार हो गया। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो बाद में पुलिस के हाथ लगा और एक अहम कड़ी साबित हुआ इन हत्यारों तक पहुंचने में। अब राजेश का अंतिम संस्कार वगैरह सब हो गया। उस दौरान पिंकी ने ऐसा नाटक समाज के सामने और घर वालों के सामने किया कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इसी ने अपने पति की हत्या करवाई है। पिंकी और उसका आशिक अब ये सोच रहे थे कि राजेश को रास्ते से हटा दिया, अब उनकी ज़िंदगी मज़े से कटेगी। राजेश की करोड़ों की जायदाद अब उनकी है और अब उन्हें मिलने से रोकने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है उस अहम किरदार की जिसने पिंकी और उसके आशिक के सपनों को तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश गौतम के एक भाई ब्रह्मदीन गौतम और उनके बेटे कुलदीप की। राजेश का भतीजा कुलदीप, जो कि इंडियन नेवी में काम करता है, वो सेना का एक सिपाही है और उसे अपने चाचा की ऐसे हादसे में मौत पर शक होना जायज़ था। उसे शक हुआ भी और उसने पुलिस को बार बार ये समझाने की कोशिश की कि ये एक हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। पुलिस को ठीक तरीके से अपना शक जाहिर करने के बाद कुलदीप खुद इस केस की छानबीन में जुट गए और उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज जो हत्यारों तक पहुंचने में काफ़ी अहम साबित हुआ, वो सीसीटीवी फुटेज कुलदीप ने ही पुलिस को ला कर दिया, जिसमें हत्यारा एक कार से उतरकर दूसरी कार में बैठकर वहां से फरार होता हुआ साफ देखा जा सकता है। अब क्या था, पुलिस ने इन कार के नंबर्स को ट्रेस किया, इन कार को ट्रेस किया और पहुंच गई इनके मालिक तक। मालिक से पता चला कि ये कार उस दिन किसके पास थी। इस तरीके से पुलिस पहुंची विकास
और उसके दोस्त सुमित तक। अब इन दोनों ने तोते की तरह मुंह खोला और बता दिया पूरा प्लान कि कौन था मास्टरमाइंड। पिंकी और शैलेंद्र अब गिरफ्त में आने ही वाले थे। जैसे ही इन दोनों को इस बात की भनक लगी, पिंकी ने आनन फानन में अपने आप को बचाने की एक और कोशिश की, जिसमें भी वो फेल हुई। उसने पुलिस के पास जाकर राजेश के भतीजे कुलदीप, यानी जो हीरो है इस स्टोरी का, उसको ही अपने चाचा की हत्या में फंसाने की शिकायत पुलिस में कर दी कि मेरे पति की हत्या उनके इस भतीजे कुलदीप ने की है। अब पुलिस का शक पिंकी के ऊपर और पक्का हो गया। ऐसे ही जांच आगे बढ़ी और इसकी रफ्तार पिंकी ने देखी तो उसको लगा कि अब बहुत जल्द पुलिस के हाथ उसकी गिरबान तक पहुंचने वाले हैं। डर के कारण उसने और उसके आशिक ने जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके इस करतूत से जांच कुछ दिन रुकी जरूर, लेकिन थमी नहीं। जैसे ही अस्पताल से उनकी छुट्टी हुई, पुलिस इन दोनों तक पहुंची और उसके बाद कुछ सालों को वाले अंदाज में जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों तोते की तरह बोल उठे और पिंकी ने बताया कि उसने और उसके आशिक ने मिलकर राजेश की हत्या करवाई है। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि राजेश की मौत नेचुरल नहीं थी, उसकी पत्नी ने ही पैसों के लालच और अवैध संबंधों के चलते उसकी मौत को सड़क हादसा दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हर बार कातिल और हत्यारों को यही लगता है कि वो अपने शातिर दिमाग से पुलिस को चकमा दे देंगे, लेकिन अफसोस हर बार जीत कानून की ही होती है। इस केस में भी वही हुआ। दोनों शातिर दिमाग हत्यारों ने बहुत दिमाग चलाया, अपनी शातिराना चाल से पुलिस को गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन हर कहानी के अंजाम की तरह इस कहानी का भी अंजाम हुआ और कातिल पहुंचे उसी जगह जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था, यानी जेल की सलाखों के पीछे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने इस पसंदीदा चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी मुहिम है इस समाज को क्राइम फ्री बनाने की, आपको आगाह करने की, जागरूक करने की, सतर्क करने की, सावधान करने की। हम अपनी इस मुहिम में लगे हुए हैं। आपका साथ भी हमें इसमें ज़रूर चाहिए। सब्सक्राइब कर हमें समर्थन दें। कल फिर एक नई कहानी के साथ होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।